नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विजय प्रसाद बनिया है। मैं ईएनटी सर्जन हूँ। मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ और मैं यहाँ लायंस क्लब के एक बहुत अच्छे हेल्थ कैंप का ऑर्गेनाइजेशन का एक सहभागी बना हूँ। सर्वप्रथम मैं पीसी अग्रवाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लायंस क्लब के पैट्रन हैं और सबसे सीनियर मेंबर हैं, जो उन्होंने मुझे एक अवसर दिया काशंग में आकर के पब्लिक को निःशुल्क हेल्थ सेवा प्रदान करने के लिए। साथ में मैं सभी मेंबर्स और लायंस क्लब कर्शियंग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और जो यहाँ के लोकल आश्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग ने कैंप में काफ़ी सारे पेशेंट जो ईएनटी रिलेटेड के प्रॉब्लम से आए हुए हैं, जो कान की समस्या या नोज़ या थ्रोट की समस्या, उनको हम लोग ने निःशुल्क सेवा प्रदान की है। साथ में हम लोग ने दवाइयाँ भी दी है। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और इस हिल्स एरियाज़ में काफ़ी सारे कैंप्स किया हूँ, और जो मेरी उपलब्धि हुई है लास्ट कुछ सालों में, जो यहाँ पर ईएनटी रिलेटेड काफ़ी पेशेंट है जो बेसिकली ईयर रिलेटेड कान की समस्या से भूग रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है जो आगे क्या करनी है, ओवर द काउंटर दवाई लेते हैं। बट मैं चाहता हूँ उन लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, जो लोग अपने कान के रिलेटेड जो भी समस्या हो, जो सबसे इम्पोर्टेंट समस्या यहाँ देखी जाती है, जो कान से डिस्चार्ज होती है, पीप निकलती है। बट यहाँ पर लोग कान के ड्रॉप या दवाइयाँ खा करके उनको थम जाती है, तो कभी दिखाने की ज़रूरत नहीं समझते हैं। और धीरे धीरे उनकी क्या होती है, इससे समस्या बढ़ जाती है, सुनने में भी कमी आती है। ये मैंने हर एज में देखा है, जो छोटे हैं उनका भी होता है, जो बड़े हैं वो भी होता है। तो इन लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, जो जब भी ऐसी कोई समस्या हो, कोई भी एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को पहले दिखानी चाहिए। उसके बाद में उनकी सलाह लेकर के उनका जो आगे का ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट करना चाहिए। बहुत सारी ऐसे बीमारियां जो है दवाई से अच्छी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां जो है छोटी मोटी ऑपरेशन से उनका कंप्लीट इलाज किया जाता है, और इसके वजह से सुनाई में कमी जो शुरू हो जाती है एक उम्र के बाद में काफ़ी समस्या प्रदान करती है, जो हम लोग ने बेसिकली एडल्ट एज में देखी है। जो टीनेज से कान पक रहा है, दवाई खा रहे हैं बट ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं, तो उन्हें सुनाई की समस्या हो जाती है, जो एक एडल्ट एज में उनके लिए काफ़ी कम्युनिकेशन की इश्यूज़ रहती है। जो ओल्ड एज हैं, जो बुढ़ापे लोग हैं, उनको सुनाई में कमी हो जाती है, नेचुरली सबको ही कम होती है। बट वो लोग सोचते हैं जब मैं कान एकदम नहीं सुनने लगूंगा तब जा कर के मशीन लगाऊंगा। इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जब आंखों की रोशनी कम होती है तो लोग चश्मा बनाते हैं, लगाते भी हैं। छोटे बच्चे भी आंखों की रोशनी कम होती है तो लगाते हैं। बट बड़े बुज़ुर्ग हो या छोटे हो या एडल्ट एज के हो, मशीन लगाना उनको अच्छा नहीं लगता है। कारण क्या है, वो सोचते हैं जब मशीन लगाएंगे तो लोग उन्हें बहरा बोलेंगे या फिर कुछ समाज में बोलेंगे, इस तरह का एक भूल धारणा है। बट नहीं सुनने से ही समाज में ज़्यादा लोग बोलते हैं, जो ये कान से नहीं सुनता है, ये बहरा है। अगर मशीन लगा के सुनेंगे तो कोई भी आपके तरफ ध्यान नहीं देगा, आपकी बात सुनेगा, आपसे बात करेगा। तो ये मेरी सलाह है, जो अगर मशीन लगाना पड़े तो निसंकोच मशीन लगानी बहुत ज़रूरी होती है। समय में मशीन लगाएंगे तो नस अच्छा रहेगा, सुनाई ठीक रहेगी, मशीन लगा के आप सुन भी पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा सुनाई कम हो जाने का बाद में मशीन की कोशिश करते हैं तो कभी कभी मशीन भी काम नहीं आती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है कान के रिलेटेड, मैंने हिल्स रीजन में काफ़ी सारे कैंप के दौरान ये उपलब्धि की है। साथ में एलर्जी, क्योंकि ये ठंडी जगह है, एलर्जी की समस्या होती है। खाने पीने की वजह से गैस की समस्या होकर के गले में इफ़ेक्ट होती है। बहुत सारे कुछ ट्यूमर्स वगैरह, कैंसर के पेशेंट यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं। तो जब भी उनको लगे जो गले में कोई ऐसा संभावना, कुछ संदेह है, उन्हें ईएनटी डॉक्टर को मिल करके एक छोटा एंडोस्कोपी होता है, बहुत सिंपल सा होता है गले का, ये सब करके अपनी जांच वगैरह करवाएं और समय में इलाज करें। मेरा क्लिनिक सिलीगुड़ी में पीवीआर टावर में है, जो डॉन बॉस्को मोड़ के पास में है। पीवीआर टावर के सेकंड फ्लोर में मेरे क्लिनिक का नाम ध्वनि हियरिंग एंड स्पीच क्लिनिक है। इस क्लिनिक में मैं कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल रहता हूँ, जहाँ पर हमारी ईएनटी एंडोस्कोपी वगैरह की सुविधा है, पेशेंट की हर तरह की जांच की सुविधा है, सुनने की जांच हो गई, कान की मशीन की हो गई, सारी उपलब्ध हैं। साथ में हम वहाँ स्पीच थेरेपी भी कराते हैं, जो छोटे बच्चे लोग जन्म से नहीं बोलते हैं, नहीं सुनने की वजह से, या फिर जन्म के बाद सुनते भी हैं लेकिन बोलते नहीं हैं, ऑटिज़म चाइल्ड होते हैं, या जो स्ट्रोक होने के बाद में खा नहीं पाते हैं, या फिर उनकी ज़बान लड़खड़ा आ जाती है, या जिसके वोकल कॉर्ड में इश्यूज होती है, जिसकी वॉइस प्रॉब्लम होती है, ये सारे थेरेपी वगैरह की हमारे वहाँ व्यवस्था होती है। धन्यवाद। सर ये
कान की समस्या में अगर नेगलेक्ट किया जाए तो कुछ तरह की कान की समस्या जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। तो कान एक ऐसा जगह है हमारे जो आसपास में काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह होती है, जैसे ब्रेन, जैसे सुनने की नस, जैसे हमारी बैलेंस की नस, फेस की नस, बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो पिछले वाली ब्रेन के हिस्से वाली। तो ये सब जगह में अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाती है तो उसको हम लोग कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसमें आदमी की जान भी जा सकती है। इसीलिए भी कोई भी तरह का कान का अगर कान पकता है या कान में दर्द है, कान से अगर खून रस वाला अगर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सबसे पहले उनको ईएनटी डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ दिखाने से नहीं होता है, कभी सीटी स्कैन अगर एडवाइस किया जाए तो सीटी स्कैन करनी पड़ती है, उसके बाद में उनको स्टेटस जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो ये प्रॉब्लम में उनको क्या करना है आगे। अगर कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट करना है समय में कर लेंगे तो उनका कभी भी इस तरह का लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस नहीं आएगा, बहुत ज़रूरी है। सर अभी थ्रोट का भी कुछ सर थ्रोट में अभी दो तरह के पेशेंट हैं। एक है जिन्हें ज़्यादा जानकारी होती है, जो थ्रोट में कुछ हो गए तो डर जाते हैं, जो कैंसर हो गया है। ये भी एक अच्छी बात है, अगर किसी को संदेह हो रहा है, डर रहा है और डॉक्टर को दिखाना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत तरह के लोग हैं जो काफ़ी तरह के निशाजत सेवन भी करते हैं, गले में असुविधा भी होती है, कभी कभी ट्यूमर उनको दिखता भी है, खा भी नहीं पाते हैं, वॉइस में भी चेंज हो जाती है, सांस भी नहीं ले पाते, फिर भी नहीं दिखाना चाहते हैं। वो सबसे गलत बात है। वो जब पहुंचते हैं तो उनका कैंसर डेवलप हो जाता है और वो ऐसा स्टेज में रहता है जो ट्रीटमेंट करके भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, या फिर ट्रीटमेंट वो लास्ट स्टेज वाला ट्रीटमेंट पड़ता है। तो मैं सलाह देना चाहूँगा, अगर आपको कोई भी तरह का गले में कुछ समस्या जो आपको लगता है, जैसे गले में जलन आए, मुख में जलन आए, खाते वक्त आपको ऐसा लगे जो कोई प्रिकिंग सेंसेशन हो रहा है, या गिलने में असुविधा है, सॉलिड फूड में मेनली या सेमी सॉलिड फूड में, या फिर आपकी आवाज़ में बदलावट आ रही है, या फिर रात को सोते वक्त या कोई रेस्टिंग पोजीशन में आपकी सांस में आवाज़ आ रही है, उसको तुरंत आप कोई भी स्पेशलिस्ट ईएनटी डॉक्टर से दिखाना बहुत ज़रूरी है। कॉमन तो यहाँ पर होता है एलर्जी। यहाँ पर एलर्जी है, एलर्जी की समस्या एक्चुअली हर आदमी को नहीं होती है, बट जिस जगह में एलर्जिन ज़्यादा होते हैं और जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो लोग को थोड़ी डस्ट या धूल हो गई, या फिर कुछ सारे आइटम्स होती हैं, खाने के आइटम्स हो गए, पोलेंस हो गए, डस्ट माइट्स हो गए, तो ये सब का अगर एक्सपोजर ज़्यादा होता है या थोड़ा भी एक्सपोजर होता है तो वो एलर्जिक पेशेंट को एलर्जी की समस्या होती है, जिसमें मेनली नाक से छींक आनी, नाक बंद होनी, नाक से पानी गिरनी। इसके अलावा क्या होता है, नाक बंद होना शुरू हो जाता है। ये नाक बंद होना शुरू होने का एक ही चीज़ से इंडिकेशन होता है, बहुत ज़्यादा एलर्जी होने का वजह से नाक में तो सर्दी की वजह से नाक बंद होता ही है। बहुत समय लंबा एलर्जी होने की वजह से पॉलिप्स वगैरह की फॉर्मेशन हो जाती है, जो छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं नाक के अंदर में, जो भर्ती हो जाते हैं, जो साइनसेज वगैरह में जमा हो जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली चीज़ है। अगर किसी को लग रहा है जो उसको एलर्जी काफ़ी समय से है और नाक बंद हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंखों की रोशनी में अगर कोई असुविधा हो रही है, तो उन्हें तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे जो ट्यूमर्स हैं एलर्जी की वजह से होते हैं, लेकिन लंबे अरसे में ये एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन शुरू कर देती हैं। दूसरी हो गई नाक के ब्लीडिंग, जो यहाँ पर नाक से खून निकलना, ये काफ़ी साधारण और ऐसा माना जाता है, जो ये सब लोग को पता है, जो नाक से कभी कभी खून निकलती है। खून निकलने की समस्या भी एक अलग तरह की है, जो छोटे बच्चे को नाक से खून निकलना स्वाभाविक होता है, जिसको हम लोग डिप्टीसिरिया का ब्लीड बोलते हैं, जो नाक के सामने में ही होता है। नाक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर काफ़ी सारे वेन्स होती हैं, काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसका एक बड़ा सा नेटवर्क होता है, जो कहीं पर भी अगर फट जाए तो ब्लीडिंग हो जाती है। अभी जो हम लोग ट्रीटमेंट में देखे हैं, जो नया रिसेंट मॉडर्न ट्रीटमेंट में देखें, नाक की ब्लीडिंग कोई एक ब्लीडिंग पॉइंट खुल करके होती है। जब कभी हाइपरटेंशन हो गया तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, या फिर किसी को नोज़ में प्रिकिंग किया, कोई छोटा सा ट्यूमर है जो नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर कोई असाधारण बीमारी जैसे कि कोई कैंसर वगैरह है, उसमें भी नाक से खून निकल सकती है। तो अगर इस तरह का अगर देखा जाए, जो नाक से ब्लीडिंग बार बार हो रहा है और फ्रीक्वेंट हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा है, उन्हें ईएनटी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसमें सिंपल प्रोसीजर हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं आजकल, वैसा नहीं है जो इनिशियल मैनेजमेंट में पैक वगैरह दिया जाता है, बट हमें एंडोस्कोपी करके उस ब्लीडिंग पॉइंट को देखना जरूरी होता है। तो उससे क्या होता है, ये क्लियरली पता चल जाता है जो ब्लीडिंग क्यों हुआ है, और उसका एक परमानेंट इलाज किया जा सकता है, जो ब्लीडिंग बाद में नहीं हो। अगर उसमें हमें जांच में पता चल जाता है जो कोई ख़राब बीमार है,
सपोज़ कोई मांस भर गया या ऐसा कुछ हो गया, तो डेफिनेटली उस समय में उनका जानकारी हो जाता है और इलाज काफ़ी सही तरीके से हो जाता है उनका, और फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह के 2-3 समस्या जो है नोज़ रिलेटेड हिल्स में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो सर ये आप ये लायंस क्लब से कब से जुड़े हैं और इसके अलावा और भी कोई सामाजिक संस्था है जिससे जुड़े हुए जिससे आप सेवा कर रहे हैं? मैं लायंस क्लब से काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा प्रोफेशनल करियर अभी 18 साल का हो गया है, तो जब से प्रोफेशन में हो तभी से मैं मारवाड़ी युवा मंच, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इन लोगों के अंडर बैनर में मैं काफ़ी सारे हेल्थ कैंप्स वगैरह, ब्लड डोनेशन कैंप्स, ईएनटी का कैंसर स्क्रीनिंग वगैरह मैंने काफ़ी कराया। मैं अभी वर्तमान में रोटरी ग्रीन सिलीगुड़ी का मैं मेंबर भी हूँ, तो उनके अंडर में भी मैं काफ़ी सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कैंप्स वगैरह करते रहता हूँ। कार्शिंग के लायंस क्लब में मैं 2016 में भी कैंप किया हूँ, थोड़े गैप के अंतराल आज कैंप कर रहा हूँ। ईएनटी का जितना प्रॉब्लम है, लोगों को ऐसा लगता है जो दवाई ले लेंगे सही हो जाएगा, तो मैं सिर्फ ये जनाना चाहता हूँ जो ईएनटी काफ़ी चेंज हो गया है। ईएनटी में अभी जो पहले का ट्रीटमेंट था वो अभी मॉडर्नाइज हो गया है, जिसमें हम देख पाते हैं और दिखा भी पाते हैं पेशेंट को। जो कान का समस्या है, कान के अंदर वाला चीज़ किसी को नहीं दिखता है एक्सेप्ट डॉक्टर। अगर अल्ट्रासाउंड हो, पेट का दिखा देते हैं, रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन कान के अंदर पता नहीं चलता है। तो हम क्या करते हैं, अभी हम लोग कान के अंदर एंडोस्कोपी करके देखते भी हैं, दिखाते भी हैं क्या समस्या है। नाक के अंदर हम देख सकते हैं, गले के अंदर हम देख सकते हैं, तो हर जगह में हम लोग अंदर अंदर घुस के हम जांच कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी को ईएनटी समस्या है, अगर उनको लगता है जो ये ट्रीटमेंट दवाई खा करके एक बार में भी अच्छा नहीं हो रहा है और उनको बार बार हो रहा है, तो उनको समझ जाना चाहिए जो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो दवाई से अच्छा होने वाला नहीं है। तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए एक सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट जो ईएनटी क्लिनिक होता है वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और उनका जांच अच्छी तरह से करना चाहिए। अपनी बीमारी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ देखा है, जो सुनने की मशीन की कुछ बात आती है तो सब लोग उसको अवॉइड करते हैं। एक्चुअली नहीं सुनना सबसे बड़ा प्रोमिनेंट फीचर्स होता है। जब नहीं सुनते हैं तो लोग आपको ध्यान देते हैं, जो आप नहीं सुन रहे हैं। आप सुनेंगे तो कभी ध्यान नहीं देगा। तो लोग ब्लूटूथ लगा के घूमते रहते हैं बट हियरिंग एड नहीं लगाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग के समाज में अगर कोई भी एज का बच्चा हो या जवान हो या फिर बुढ़ापा हो, इन लोगों का एक अधिकार होता है और हम लोग का भी एक अधिकार होता है जो उनकी जांच कराए, उनका सही इलाज कराए। छोटे बच्चे अगर नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, गूंगा बहरा या फिर लाटा बोल करके छोड़ देते हैं। वैसा नहीं है, उसका भी अधिकार है जो सुने। जैसे ही सुनेगा, छोटी उम्र में ही सुनेगा तो छोटी उम्र में बोलना शुरू करेगा, पढ़ाई करेगा, उसका जीवन बन जाएगा। अगर एडल्ट एज में अगर किसी को सुनने की समस्या हो रही है, कोई फीमेल्स हैं और उसको छुपा के रख रहे हैं घर के अंदर में, उसको आगे भी बढ़ना है लेकिन उसका शादी ब्याह भी नहीं हो रहा है, तो उस तरह से नहीं नेगलेक्ट करना चाहिए। उन्हें इलाज कराइए, मशीन लगाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। मशीन लगा करके वो अच्छा सुनेंगी, पढ़ाई आगे कर पाएंगे, नौकरी कर पाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे। बुढ़ापे में तो हम लोग का अधिकार होता है, जो उन लोग का अधिकार होता है और हम लोग का कर्तव्य होता है, जो हमारे पेरेंट्स को हम लोग को खुद देखना चाहिए। तो जो पेरेंट्स होते हैं, हम लोग का यंग जनरेशन को एक चीज़ देखना चाहिए, जो अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए, जो वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रहा है। अगर उनको बुलाने से एक बार में नहीं सुन रहे हैं, या वो खुद टीवी का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, या उनका मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, या फिर कोई बाहर जा रहे हैं, कोई बुला रहा है तो नहीं सुन रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए उनकी सुनाई की क्षमता में कमज़ोरी आ गई, जो नेचुरल है, हर एक आदमी को नहीं है। तो जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी भी आएगी, तो हमारे बच्चे भी अगर हमें नेगलेक्ट करेंगे तो हमें कैसे लगेगा। तो हम लोग एक एज के बाद में डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चे के ऊपर में। जो बच्चा जब लेके जाएगा तब हम जाएंगे, बच्चा हमें मशीन दिलाएगा तो हम लगाएंगे, तब तक हम काम चलाते रहेंगे। तो ओल्ड एज में काम चलाने से कुछ नहीं होता है, जिससे आजकल कैटरेक्ट का सर्जरी मैच्योर्ड होने के बाद नहीं किया जाता है। जब कैटरेक्ट शुरुआत होती है, इमेच्योर रहती है, उसी टाइम में सिलेक्ट किया जाता है जो किसको लेंस लगानी है, क्योंकि एकदम ख़त्म होने के बाद में जब लेंस लगाएंगे, वो लेंस आप लगा लेंगे लेकिन अच्छा से नहीं दिखाई दे पाएगा। उसी तरह से बहरा होने के बाद में मशीन लगाने का कोई मतलब नहीं है। जब कम सुनते हैं तभी मशीन लगाइए, जिससे कि आप एंजॉय कर पाएँ अपने लाइफ को। सबसे बड़ा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, ओल्ड एज में जब सुनाई कम होता है तो एक्सीडेंट काफ़ी होती है, क्योंकि रास्ते से जब जाते हैं तो पीछे से आने वाली गाड़ी के हॉर्न नहीं सुनते हैं।
तो उसके वजह से ओल्ड एज में काफ़ी एक्सीडेंट होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होती है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसका कर्तव्य हम लोग का भी है और उन बूढ़े लोगों का भी अधिकार है जो वो अच्छा से सुने। अच्छा से सुनेंगे तो समाज में मिल पाएंगे, अपने बचे खुचे ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। तो हम अगर आँख में लेंस लगवा करके अच्छा दिखवा सकते हैं तो मशीन लगा के क्यों नहीं सुना सकते हैं। यही 2 ऑर्गन है जिससे उनको लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है। ये मैं जानना चाहता हूँ।